हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है इंजेक्शन को अगर हम आपस में मिक्स करके लगाएं तो क्या क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में कि क्या लिखा हुआ है। अगर आप इंजेक्शन को मिलाते हैं दो, अगर उससे एक नया फॉर्मुलेशन मतलब कि अगर वो कलरलेस बन जाए या फिर उसकी विस्कोसिटी में चेंजेस आ जाए, मतलब कि उसके जो सोल्यूशन है उसमें देखने में बदलाव लगे। तीसरा चीज़ कि वो अगर दूध की तरह फट जाए, मतलब कि उसका कलर जो है हल्का फेड वाइट जैसा हो जाए। उसके अलावा मिल्की सोल्यूशन बन जाए। अगर आप दो इंजेक्शंस को आपको आपस में मिलाना है, उसको आप लगाने की सोच रहे हैं, अगर उसका कलर चेंज होता है दैट मीन्स वो रिएक्शन कॉज करेगा, और या फिर वो काफ़ी गाढ़ा हो जाए। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं जो कि बताएंगी कि कौन कौन से इंजेक्शन को अगर आप आपस में मिलाते हो तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को ऐसे ही आगे देखते रहिएगा और आशा करती हूँ कि आपको मैं जो जो समझाना चाहती हूँ वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसी तरीके से वीडियो में आगे बने रहिए ताकि मैं आपको सारी चीज़ें एक शॉर्ट फॉर्म पे समझा सकूँ। तो इसी तरीके से आप आगे देखते रहिएगा। और हाँ, जिस चीज़ को आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं रेनिटिडीन और मीटोक्लोप्रोमाइड की। आप देखिए कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। इन दोनों का मिक्स करने पे यूज़ होता है उल्टी होने पे, या फिर किसी को गैस की समस्या है, या किसी की छाती में जलन जैसी होती है, तो उस कंडीशन में हम रेनिटिडीन विद मीटोक्लोप्रोमाइड देते हैं। आपने देखा होगा इनको सिंगली भी दिया जा सकता है, बट इन दोनों को अगर हम साथ में दें तो कोई ऐसा बड़ा रिएक्शंस नहीं होता। मेजरली हम हॉस्पिटल साइट में से यूज़ करते ही करते हैं। तो एक फॉर्मुलेशन है रेनिटिडीन के साथ में मीटोक्लोप्रोमाइड का, जो कि मेनली इन 3 कंडीशन में उपयोग होता ही होता है। आपने अपने अपने सेटअप में दिया होगा, देखा होगा, आप उसमें सॉल्ट नेम देखते होंगे कितने वाइल में कितना कंटेंट लिखा रहता है। जैसे कि एक में लिखा है कि एक डोंग में 2 ml है, हर किसी में उसका फॉर्मुलेशन लिखा होता है। मेजरली 2 ml की ही वाइल होती है। तो आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट पे हमें कितना लोड करना है, कितना नहीं करना है, और कौन कौन से इंजेक्शन को आपस में मिला सकते हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट तारीख में, जो कि है आपका एविल। एविल के साथ में हम डेक्सोना लगाते हैं, जो कि मेनली होता है एक स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मतलब क्या? स्टेरॉइड का हम यूज़ कर रहे होते हैं एलर्जी कंडीशन में और इमरजेंसी कंडीशन में। अधिकतर हमारे पास से मरीज़ आते हैं एलर्जी कंडीशन वाले, तब हम एविल का यूज़ करते हैं, साथ में स्टेरॉइड लगाते हैं, जिसको हम एज एन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेक्सोना का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? देखो, डेक्सामेथासोन मतलब कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसका यूज़ हम मेनली करते हैं आपके श्वास संबंधी एलर्जी कंडीशन में, और उसके अलावा अदर इसका आगे यूज़ बताते रहेंगे कहाँ कहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। दैट इज़ डेरेफाइलिन के साथ। तो डेरेफाइलिन मेनली आपका यूज़ करा जाता है जिसको सांस संबंधी परेशानी होती है, उसके साथ में हम डेक्सोना का यूज़ कर रहे होते हैं। ये दोनों ही मिक्स करके लगाए जा सकते हैं। अधिकतर हमारे पास से मरीज़ आते हैं, अगर हमारे पास में डेरेफाइलिन नहीं है तो हम डेक्सोना और ब्यूटीकॉट का भी यूज़ करते हैं एज एन इन्हेलेशन के तौर पे, और उससे मरीज़ का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट शो करता है। तो अधिकतर लोग आपकी क्लिनिकल सेटअप में आपको देखने को मिलेगा, जो नर्सिंग स्टूडेंट है, जो लोग क्लिनिकल में आगे जा कर के प्रैक्टिस करने वाले हैं, उन्हें इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये वीडियो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आपके पास में डेरेफाइलिन अवेलेबल है तो आप डरिएगा मत, आप लगा सकते हो। और पेशेंट में आपको किसी मेजर तरीके के चेंजेस देखने को, ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। एंड सेकेंड थिंग है आपकी डेरेफिलिन के साथ में डेक्सोना के साथ जेंटामाइसिन का यूज़ करना। दैट इज़ जेंटामाइसिन इज़ अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, एंड एंटीबायोटिक मेनली यूज़ होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इट मीन्स जीवाणु के संक्रमण। दैट इज़ फीवर में अगर हो सकता है, किसी को कफ हो गया, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो इन सब कंडीशन में हम जेंटामाइसिन का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और, जहाँ पर भी माइसिन लगता है दैट मीन्स वो एक तरह से आपका एंटीबायोटिक का काम करेगा, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से याद रखना है कि डेक्सोना के साथ में अगर हम जेंटामाइसिन भी लगा रहे हैं तो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होगा। इसमें हर एक वायल में लिखा रहता है कि कितना प्रपोर्शन है उस मेडिकेशन का। जेंटामाइसिन का 80 mg का प्रपोर्शन है इन 2 ml वायल में, और उसके अलावा हर एक वायल का हम देते हैं। बात आती है अब कौन से नहीं हमने इंजेक्शन लगाने चाहिए या मिलाना चाहिए। तो इसका कैसे कैसे सर्टिफिकेंस होगा, कौन कौन सी पेशेंट की डीलिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, वो देखने को मिलता है। फर्स्ट थिंग इज़ ऑन्डेंसिट्रॉन। ऑन्डेंसिट्रॉन का मेनली यूज़ होता है जिसको नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है।
तो ऑन्डेंसेट्रॉन को कभी भी किसी भी अदर इंजेक्टेबल फॉर्म के साथ में या आईवी फॉर्मुलेशन के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। वाई? क्योंकि इसका जो मेनली साइड इफ़ेक्ट जिसके साथ में यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है नोजिया वॉमिटिंग के लिए। अगर आपने किसी भी सिरिंज पे ऑन्डेंसेट्रॉन को मेनली यूज़ कर लिया है और उसके बाद आपने उसमें कोई और अदर इंजेक्टेबल फॉर्म वापस से डाल रहे हो, तो आप मरीज में कुछ सिम्टम्स देखेंगे जो कि एलर्जिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शियस सिम्टम भी हो सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन कोई वर्सनेस आ सकती है। सो ऑन्डेंसेट्रॉन को हमेशा सिंगली यूज़ करना चाहिए, इसको किसी भी चीज़ के साथ में नहीं मिलाना चाहिए। एंड मस्ट थिंग आपको नोट करनी है कि ऑन्डेंसेट्रॉन मार्केट में किस ब्रांड अवेलेबल के तौर पे यूज़ हो रहा है। इंजेक्टेबल फॉर्म आप तब यूज़ करें जब आपके पास में समय नहीं है, आपको रैपिड उसका ट्रीटमेंट चाहिए। बट ऑन्डेंसेट्रॉन की मेनली टैबलेट फॉर्म पे भी आती हैं, तो टैबलेट फॉर्म यूजुअली सब लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अदर ऑप्शंस भी हैं जो नोजिया वॉमिटिंग में हम एज अ इंजेक्टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन्डेंसेट्रॉन का इस तरीके से यूज़ होता है और आगे आपको नेक्स्ट बारे में बताते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट मल्टीविटामिन इंजेक्शन। तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो कि यूज़ होता है, नाम से ही पता है कि मल्टीविटामिन, दैट मीन्स ये यूज़ होगी आपकी फटीग में और कमज़ोरी में। तो जिस किसी को भी वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, उसको हम मल्टीविटामिन को सब्सक्राइब करते हैं देने के लिए। एंड उसके बाद में मल्टीविटामिन अगर दिया जा रहा है, अगर उसे इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जा रहा है, दैट मीन पेशेंट की कंडीशन काफ़ी वर्स्ट थी, जिस वजह से उसे ओपीडी बेस्ड पे या टैबलेट फॉर्म पे भी मल्टीविटामिन नहीं दिया गया। तो मल्टीविटामिन का यूज़ एज हम वीकनेस और फटीग के साथ कर रहे हैं। और इसको एक चीज़ और, इसको किसी भी चीज़ के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग नॉर्मल सलाइन के अंदर मल्टीविटामिन को मिक्स करके दे सकते हैं। अधिकतर क्लिनिकल ऐसे साइट में देखने को मिलता है कि मल्टीविटामिन को एनएस या डीएनएस के अंदर मिक्स करके दे दिया जाता है। इससे पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा एलर्जी कंडीशन कॉज हो सकती हैं और उसके अलावा पेशेंट की हालत में भी सुधार कोई नहीं देखने को मिलेगा। सो वी हैव टू यूज़ द मल्टीविटामिन इन अ सिंगल डोज। और मल्टीविटामिन के सिरिंज को आपने किसी अन्य सिरिंज के साथ में मिक्स नहीं करना है, ना ही इसे आपने डीएनएस के साथ में मिक्स करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट डाउन करना है और जिसको इंपॉर्टेंट लगता है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर इसके बारे में पूछिएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट दी डोजेस। डोजेस सबकी उसमें लिखी होती है कि कितना कंटेंट कितने वायल में है, मेजरली सबका 2 ml का होता है। थर्ड थिंग इज़ डायनापार विद टिटनेस। तो डायनापार और टिटनेस को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। वी हैव टू ऑल्सो नॉलेज अबाउट दिस डायनापार। डायनापार का मेनली यूज़ होता है पेन वॉइड के लिए, तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक मतलब पेन वॉइड करने के लिए, और टिटनेस जो भी जहाँ पे किसी को इंजरी होती है, कोई खुले में चोट लग जाती है, किसी नुकीले पदार्थ से चोट लग जाती है, तो हम एज ए एंटीसेप्टिक क्योर के लिए टिटनेस का इंजेक्शन लगा देते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट बोलता है कि हमें दर्द भी हो रहा है, तो उसके दर्द को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, टिटनेस और डायनापार को अधिकतर मैंने देखा हुआ है कि मेडिकल साइट में इसको मिक्स करके लगा दिया जाता है। बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा डायनापार को अलग और टिटनेस को अलग लगाना है। इनकी साइड भी अलग अलग होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट आप कोशिश करिए कि इन दोनों को अलग अलग सेपरेट ही लगाएं। और दूसरा, नॉन डोमिनेंट हैंड पे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट हैंड पे टिटनेस लगाने के बाद कुछ दिनों के लिए थोड़ा पेन होना उस साइड पे और थोड़ा टेंडरनेस होना ज़रूरी होता है और दिखता भी है। तो ये एक सोचने की बात है कि आपको किस तरीके से अपने रूट को ध्यान में रख करके लगाना चाहिए। और दूसरा, इन दोनों को कभी भी मिक्स करके नहीं लगाना है। एक तो इनकी फॉर्मुलेशन अगर मिक्स कर दिया जाए तो मिल्की वाइट जैसा बन जाता है, जो कि देखने से अगर वाइटिश बन जा रहा है तो दैट मीन्स उसका पेशेंट बॉडी के अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, कितना रिएक्शन चेंज आ सकता है, तो ये आपको ऑलरेडी इसके बारे में नोन होगा। एंड थर्ड थिंग इज़ अबाउट, अब हमें क्या करना है। डायनापार एंड टिटनेस हमने लगा दिया है, इसके अलावा डायनापार का रेनिटिडिन के साथ में यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। रेनिटिडिन का मेनली हम यूज़ करते हैं वॉमिटिंग केस में, नोजिया केस में। तो डायनापार विद रेनिटिडिन आपको नहीं यूज़ करना होता है। अधिकतर पेशेंट आते हैं, पेट में दर्द हो गया, साथ में नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन है, तो सोचते हैं इमरजेंसी साइट में कि डायनापार लगा दिया जाए फर्स्ट टाइम, उसके साथ में रेंटेक या रेनिटिडिन लगा दिया जाए। तो आपको वहाँ पर भी बहुत कॉशियसली ध्यान देना है कि इन दोनों को कभी भी मिक्सिंग करके नहीं लगाना चाहिए। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही आप लगाएंगे। समटाइम्स पीएचसी और सीएचसी साइट में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को ही सब कुछ डील करना होता है। थर्ड थिंग इज़ डायनापार विद पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग, जो कि ओरली फॉर्म पे भी दी जाती है और उसके अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म पे भी दी जाती है। मेनली ऐसे पेशेंट्स को जिनको अपचे की प्रॉब्लम है, जिन्हें पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो
पेंटोप्राज़ोल को अगर आप दे रहे हैं तो उसे आप अकेले दीजिएगा, और दूसरी चीज़ आप इसको पेन वॉइड के साथ, दैट इज़ डायनापार के साथ में नहीं दीजिएगा। इन दोनों को अगर साथ में दिया जाएगा तो पेशेंट को उसकी कंडीशन में कोई सुधार ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, और उसको क्रॉस रिएक्शंस हो सकते हैं, जो कि हमने पहले भी आगे पढ़े हुए कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हमें हो सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में भी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ पेंटोप्राज़ोल विद रेनिटिडिन। दोनों का ही मेजरली यूज़ कुछ मिलता जुलता सा है। रेनिटिडिन का यूज़ नोजिया वॉमिटिंग में कर रहे हैं, और पेंटोप्राज़ोल का अपच या पाचन संबंधी रोगों में कर रहे हैं। सो इन दोनों को भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों मिक्स कर दिए जाएंगे तो पेशेंट के क्या होता है, पेट रिलेटेड संबंधी जो भी क्वेरीज़ हैं वो उसकी क्लियर नहीं होंगी, और उसके अलावा उसे प्रॉब्लम्स में सुधार देखने की बजाय उनका बिगड़ाव देखने को मिलेगा। सो पेंटोप्राज़ोल विद रेनिटिडिन को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, और ना ही इनके सिरिंज में इन दोनों को लोड करना चाहिए। कभी कभी अगर इन दोनों को लोड कर दिया जाए तो प्रॉब्लम होती है। अब बात आती है कौन सी इंजेक्शन अदर हम नहीं मिला सकते हैं, दैट इज़ पेंटोप्राज़ोल विद एमिकेसिन, पेंटोप्राज़ोल विद ऑन्डेंसिट्रॉन एंड ऑन्डेंसिट्रॉन विद रेनिटिडिन। इनको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। इसका मिक्स फॉर्मुलेशन अधिकतर पेशेंट्स में क्या करता है, बीमारी ही कॉज करता है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो पहले से इसका प्रायरली ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन से इंजेक्टेबल्स को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। जो भी इंजेक्टेबल हम मिला सकते हैं वो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया है। एंड अदर थिंग्स में आपको ये पता होना चाहिए कि और कौन कौन सी चीज़ें जो पेंटोप्राज़ोल के साथ में नहीं दी जा सकती हैं। पेंटोप्राज़ोल अगर आपको ओरली प्रिस्क्राइब किया गया है तो आप वैसे खाइए, और खाने के बाद खाइएगा, क्योंकि ये अपची को सुधारता है। या फिर GERD के पेशेंट में भी पेंटोप-डी करके एक टैबलेट आती है ओरल फॉर्म में खाने के लिए, वो भी खाई जाती है। सो ध्यान रखना है इस बारे में। एंड इसको अगर इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप देखिएगा, और अन्य जो भी इसमें मेडिकेशंस दी गई हैं इनके यूजेस मैंने पहले बताए हुए हैं, तो इनके बारे में आपको इसका नॉलेज ज्ञान करना है तो आगे सेपरेट इसकी वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हो। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये ध्यान देना है कि अभी हमें ये इंजेक्शंस को आपस में नहीं मिलाना है। अब उसके बाद में अधिकतर चीज़ों में क्या होता है कि हमें केसेस नहीं पता होते हैं, और हम कोई भी चीज़ किसी के साथ मिक्स करके दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी अननोन केसेस में भी नहीं देना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, किसी पेशेंट को वॉमिटिंग का अदर कॉज है, तो क्या पता कोई पॉइजनिंग की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, तो भी आपको नहीं देना चाहिए। पहले आपको रूट ऑफ द कॉज जानना है। अब उसके अलावा अन्य कौन से इंजेक्शन है जिसे नहीं देना चाहिए, दैट इज़ बस्कोपान। बस्कोपान मेनली डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द में दिया जाता है, पेट दर्द में दिया जाएगा वो डिलीवरी के बाद वाले। उसके बाद है बोट्रोफेज। बोट्रोफेज आपकी दिया जाता है एज ए ब्लड को क्लॉट कराने के लिए तेज़ी से ड्रॉप के तौर पे दिया जाता है, और या फिर किसी ऑपरेशन के पहले या बाद में, ताकि मेजर ब्लीडिंग लॉस ना हो। उसके बाद है लेसिक्स। लेसिक्स का यूज़ करते हैं अगर शरीर में पानी भर जाए, एडिमा हो जाए, या फिर शरीर से पानी को बाहर निकालना होता है, एज अ डाययूरेटिक लेसिक्स को दिया जाता है, ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आए और उसके शरीर के अंदर का पानी बाहर निकल सके। तो ये अधिकतर हम CVS के पेशेंट में और रीनल वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, तो लेसिक्स का हम यूज़ करते हैं। पेशेंट का प्रेजेंटेशन इसमें पैर फूलना होता है। उसके अलावा अन्य चीज़ों में आप देख सकते हो कि लेसिक्स कहाँ कहाँ पे एज अ को मेडिकेशन दी जा सकती है। अदर चीज़ों में आता है ट्रेनिक्सा। ट्रेनिक्सा जो कि होता है एक इंजेक्टेबल फॉर्म प्लस उसका मेडिकेशन फॉर्म भी आता है। ये होता है ब्लड को क्लॉट कराने के लिए। और पीरियड्स में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो भी हम ट्रेनिक्सा का फॉर्म देते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिक्सा दिया जाता है। इसको हम IV इन्फ्यूजन में देते हैं। और उसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट की मात्रा को क्या करता है, ये कैल्शियम को कंट्रोल करता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट में कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ किया जाता है। इंसान की जो हृदय गति है उसको अगर रुक जाए तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, क्योंकि कैल्शियम का काम क्या होता है, आपका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाना, मतलब कि हार्ट की गति को मेंटेन करना। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का काम करता है मेनली कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको IV इन्फ्यूजन में देना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हमने प्रिपेयर करी हुई है स्लाइड्स, तो जिसको जो पसंद आए वो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब ये कौन सी इंजेक्शन है जिन्हें किसी के साथ भी नहीं मिलाना चाहिए, वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, एस्कॉर्बिक एसिड, मल्टीविटामिन एंड ट्रामाडोल। इन सभी को सिंगली दिया जाता है, इन्हें किसी अन्य चीज़ों के साथ में नहीं मिलाया जाता, ना ही NS के साथ में और ना ही DNS के साथ में। कभी कभी क्या होता है, इन लोगों को हम NS के साथ में स्लो इन्फ्यूजन में मिला देते हैं, जैसे कि ट्रामाडोल। ट्रामाडोल को अगर हम स्लो इन्फ्यूजन में लगाएंगे तो पेशेंट को जिसको कम दर्द है, जिसका दर्द काफ़ी शार्प नहीं है, उसे हम स्लो इन्फ्यूजन में दे सकते हैं ट्रामाडोल। सो इसे मेनली NS के साथ में ही मिला करके दिया जाता है, DNS के साथ में नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि DNS में हम ट्रामाडोल नहीं देते हैं, हमेशा NS के साथ ही देते हैं, अगर देंगे भी तो। अधिकतर मैंने क्लिनिकल साइट में देखा हुआ है कि DNS में भी ट्रामाडोल दे दिया जाता है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर आप ट्रामाडोल देना चाह रहे हो, या तो आप स्लो में दीजिए या फिर डायरेक्ट दे सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक